मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और वह है खनिजों पर राज्यों का है मालिकाना हक। आपने डेफिनेटली इसके बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इस साल के मेंस के लिए भी और अगले साल के प्री एग्जामिनेशन के लिए भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक का संबंध हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से भी है। इस टॉपिक का संबंध हमारे राज्यों की वित्तीय स्थितियों से भी है। तो हम इसे थोड़े से विस्तार के साथ जानने की कोशिश करेंगे और प्री और मेंस दोनों ही दृष्टियों से इसे समझेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं अपने फैसले में। और बड़ी बात यह है कि ये जो फैसला दिया है ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी बेंच ने दिया है। और बहुमत भी क्या था मालूम है? 8 और 1 का, यानी कि 8 इस पक्ष में थे और जो जस्टिस थी उन्होंने इससे अलग अपना फैसला सुनाया। तो 8 और 1 का भी जो बहुमत होता है बहुत बड़ा बहुमत होता है। देखिए, पहला जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अगर हम सरल भाषा में कहें तो उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो बात कहेगा ये संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार, तो कह रहा है कि संविधान के अनुसार राज्यों के पास ही खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का वैधानिक अधिकार है। यानी कि राज्यों के पास ही यह अधिकार है कि उनके अपने क्षेत्र में जो खदानें हैं, खदानों से जो खनिज निकल रहा है या और जो दूसरे खनिज है, उन पर वह टैक्स लगाए। और फिर बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है कि संविधान की दूसरी सूची, इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्री में कभी कभी इस तरह के कथन दे दिए जाते हैं, फिर आप गड़बड़ा सकते हैं। तो आप इस वाक्य को ध्यान से सुने कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत, ये रेफरेंस है, संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि राज्यों को है। इसी के तहत उन्होंने एक एक्ट को कोट किया है, इसे भी आप ध्यान से सुने। बकायदे सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ थी उसने माना कि खान एवं खनिज इन ब्रैकेट है विकास एवं विनियमन ब्रैकेट क्लोज अधिनियम, ये एक्ट है। सामान्य तौर पर कह लीजिए खान एवं खनिज अधिनियम 1957 राज्यों को खदानों तथा खनिजों पर कर लगाने से प्रतिबंधित नहीं करता। इसका मतलब है कि ये जो दोनों स्थितियां हैं, चाहे वो संवैधानिक स्थिति हो चाहे वो वैधानिक स्थिति हो, वो स्पष्ट रूप से राज्यों को ही उनके क्षेत्र में स्थित खदानों और खनिजों का मालिकाना हक प्रदान करती है। ये पहला निर्णय। पहले निर्णय के दो आधार मैं आपको बता चुका हूं। जो दूसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये है कि खनिजों पर जो रॉयल्टी ली जाती है वह कर नहीं है। देखिए, रॉयल्टी और कर में क्या फर्क है? टैक्स तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो रॉयल्टी है वो एक थोड़ी सी दूसरी तरह की चीज है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बहुत ही अपनी बात कहूं तो मैं एक लेखक हूं। लेखक होने के नाते मैं पुस्तक लिखता हूं। मैंने किसी पब्लिशर को अपनी पुस्तक छापने के लिए दी और उससे मैंने ये बाकायदे समझौता किया या कह लीजिए अनुबंध किया कि जितनी भी किताबें बिकेंगी उसका इतना प्रतिशत, 10%, 5% मुझे वह पब्लिशर रॉयल्टी के तौर पर देगा। तो ये मेरी मजदूरी है, ये मेरे श्रम का परिणाम है। इसे हम कहते हैं रॉयल्टी। अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि जब खनिज या खदान किसी को दिया जाता है तो उसके बदले में जो सरकार है वो रॉयल्टी लेती है। वो जमीन लीज पर दे देती, जैसे खदान है। खदान को वह 20 साल के लिए मान लीजिए किसी को लीज पर दे देती थी, किसी कंपनी को, कि भाई इससे तुम खनिज पदार्थ निकालो और इसके बदले में हमें इतनी रॉयल्टी दोगे, और लीज का जब समय खत्म होगा तो उस जमीन पर फिर से सरकार का अधिकार हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि खनिजों पर जो रॉयल्टी ली जाती है वह कर नहीं है। दोस्तों, ये दोनों बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। हालांकि मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन केवल ध्यान में रखने के लिए कि 1989 में
इसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो खनिजों पर जो रॉयल्टी ली जाती है वह कर है, अब उसे बदल दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी 20 साल पहले लगभग ये कहा गया था कि ये मामला थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग के चलते गलत हो गया था, अदरवाइज जो रॉयल्टी है वो टैक्स नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको मालूम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दो कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और डेफिनेटली इस निर्णय से किन राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। सच पूछे तो उन राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ होगा जिनके पास बहुत ज्यादा खनिज संपदा है लेकिन वो गरीब है। आर्थिक दृष्टि से हम कह रहे हैं कि वो कमजोर हैं। ओडिशा, झारखंड, क्या ख्याल है आपको इन राज्यों के बारे में? मध्य प्रदेश, बिहार, हमारे उत्तर पूर्व के भी कुछ राज्य हैं। डेफिनेटली इनसे उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि अब वो जितनी भी रॉयल्टी लेंगे वो खुद उसका निर्धारण करेंगे और खुद जितना धन मिलेगा उसका उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक की स्थिति यह थी कि उसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी होती थी। आप जानते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन सब के पास कितने खनिज पदार्थ हैं। कोयला है, बकायदे लौह अयस्क है और जो दूसरे बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं यहां मिलते हैं। दोस्तों, अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आई कहां से, ये प्रॉब्लम कैसे पैदा हुई। संविधान की सूची 2 में तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ऐसा है ही नहीं। तो बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर बहस हो रही थी तो ये बात कही गई, याचिकाकर्ता ने ये कही, पहली बात कही कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है और राज्यों को राज्य सूची की प्रविष्टि 49 और 50 के आधार पर खदानों और खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है। यहां तक कहा गया कि प्रविष्टि 49 के अंतर्गत राज्यों को भूमि और भवनों पर कर लगाने का अधिकार है और 50 तो बकायदे राज्यों को ही ये अधिकार देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब बातें इतनी स्पष्ट थी तो ये मामला उलझा क्यों? मैं देखिए कंपनी वगैरह पे नहीं जा रहा हूं, है ना। इन्होंने खासकर केंद्र ने जब कर और उपकर लगाना शुरू किया तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि मामला काफी पुराना है। हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह मामला देखिए उलझा क्यों, इस पर ध्यान दीजिए। पहली बात कि संविधान में ही केंद्र को खदानों के आवंटन से संबंधित सीमाएं तय करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जो खदान होंगे उनका आवंटन से संबंधित जो सीमाएं होंगी उसके बारे में निर्णय कौन लेगी? केंद्र सरकार लेगी। चलिए, तो अब केंद्र सरकार को लगा कि जब हम ये कर रहे हैं तो हमें टैक्स लगाने का भी अधिकार है। कंट्राडिक्शन देखिए। लेकिन जमीन, भवन आदि पर शुल्क लगाने का अधिकार किसके पास है? आप बताइए। आपका जो भवन होगा, आपकी जो जमीन होगी, उस पर कौन टैक्स लेता है? राज्य सरकारें टैक्स लेती है। तो अब आप देखिए कि यहां दो बातें हो गई कि खदानों के आवंटन से संबंधित सीमा तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया, लेकिन जमीन, भवन आदि पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। और खदान क्या है? एक जमीन है। इसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार ने बकायदे खनिजों पर कर लगाना शुरू कर दिया। राइट। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। दोस्तों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है देखिए वह यह है कि खासकर राजस्व के बंटवारे को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में लगातार टकराहट चलती रहती है। हमारे यहाँ बकायदे वित्त आयोग है, उसका मुख्य पर्पज यही है कि वह इन दोनों के बीच के राजस्व बंटवारे के बारे में निर्णय ले, और वो बकायदे करते भी हैं। बीच बीच में आप ये भी देखते होंगे कि जीएसटी में भी इस तरह के असंतोष के स्वर उभरते हैं। राज्यों की शिकायत यह है कि कमाई हमारे यहां से होती है और वसूल केंद्र करता है, और केंद्र सरकार फिर हमें उसके बदले में उतना वापस नहीं देता जो हमारा हक बनता है। तो ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। इस लड़ाई में आपको कहीं न कहीं वो संघीय ढांचा भी दिखाई दे रहा होगा। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो यहां वो संघीय ढांचा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर जो है वो केंद्र प्रोमिनेंट है, केंद्र शक्तिशाली है। तब फिर राज्य कहते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा बच ही नहीं जाता कि हम अपना लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से देख सके, हम अपनी योजनाओं को लागू कर सके। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से लगातार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या राज्यों में बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना तो फलाना योजना तो फलाना योजना, उसमें केंद्र इन्हें धन देती है और राज्यों की थोड़ी सी उसमें भागीदारी होती, कुछ प्रतिशत राज्य दे देते हैं। तो आप देखिए कि अब जो केंद्र राज्यों पर जो योजनाएं थोप रहा है, या कह लीजिए राज्यों को दे रहा है, हो सकता है कि राज्यों को उन योजनाओं की जरूरत ही नहीं हो, लेकिन राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन योजनाओं के लिए धन तभी मिलेगा जब राज्य इन्हें लागू करेंगे।
और राज्यों को किसी दूसरे तरह की योजनाएं चाहिए, और अगर राज्य उन दूसरी योजनाओं के बारे में सोचें तो उनके पास धन ही नहीं है कि वो उनके लिए धन दे सकें। तो यह भी एक बहुत बड़े विवाद का विषय है। तो मैंने समीक्षात्मक दृष्टि से आपसे कुछ बातें कही हैं। ये जो सेकंड पार्ट है, जो समीक्षात्मक दृष्टि वाला है, ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।